Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss physical properties of drug in drug design and discovery. Okay. अब देखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ड्रग की, ये कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं इसके डिजाइन को और डिस्कवरी में क्या हेल्प करती हैं, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता है आपकी जो ड्रग होती हैं, इन ड्रग्स का डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है। कुछ ड्रग्स हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं। ऐसे ही किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, कहीं पर आपकी जो ड्रग है उसके अंदर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई देगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन सब को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। साथ में जो ड्रग होती है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक इसकी प्रॉपर्टी को डिपेंड, इसकी जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसको अफेक्ट करती है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, उसकी जो उसको एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, ये सब क्या करते हैं ड्रग के डिजाइन में अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, तो देखिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, इसके अंदर हम फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो डिपेंड करती है फीचर्स गवर्निंग ड्रग एक्शन। एक्टिव साइट के ऊपर ड्रग का क्या एक्शन है, उसकी फीचर क्या है, उसकी ये सब डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इस बेस पे हम जो अपनी ड्रग होती हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, एक तो स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स में और सेकेंड अपना होता है नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स के अंदर, स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में। तो देखिए, जैसे आप ये ड्रग देख रहे हो, स्ट्रक्चर नंबर ए में आपको एक आर ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आर अगर आपका ऑक्सीजन है तो आपकी जो ये ड्रग होगी, इसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग रहेगी। अगर आपने आर को रिप्लेस किया है एस से, मीन्स थायो ग्रुप आपने ऐड किया है, तो ये आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ड्रग थी इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर स्पेसिफिक ड्रग्स। और दोनों ही ये ड्रग हैं किसकी तरह एक्ट करती हैं, हिप्नोटिक्स की तरह एक्ट करती हैं। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, कंपाउंड नंबर बी है आपके पास, इसके अंदर आपने आर को मिथाइल लिया है, सॉरी एक आर है और एक आर डैश है आपका, ठीक है। तो एक आपने क्या लिया है, क्लोरीन। दोनों में एक तो है शॉर्ट एक्टिंग, एक है लॉन्ग एक्टिंग। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से इन प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, इसी वजह से हम इन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक ड्रग्स, कि इनकी स्ट्रक्चर पर ही इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिपेंड करती हैं। और ये ड्रग किस टाइप की होंगी, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बोले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट था, इसमें स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ड्रग थी। अब हम सेकंड की बात करते हैं जो कि अपनी है स्ट्रक्चरल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, यानी कि कुछ ऐसे ड्रग जो स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती। इसके अंदर हम लेकर चलते हैं ना एस्थेटिक्स को, हिप्नोटिक्स को, साथ में हम यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स को भी ले सकते हैं, और कुछ बैक्टीरियोसिडल कंपाउंड्स भी ऐसे होते हैं जिसकी जो कि स्ट्रक्चरल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जो ये इस टाइप की जो ड्रग होती हैं, इनका जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, ना कि केमिकल फीचर के ऊपर। तो जो स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक ड्रग हैं उनकी जो ड्रग का एक्शन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ना कि केमिकल फीचर के ऊपर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्मोडायनामिक एक्टिविटी। सो द स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक एक्शन इज यूजुअली ड्यू टू accumulation of drug in an important part of a shell which possess dominant lipid character. Substances like alkane, alkenes, alkynes, ketones, amide, chlorinated hydrocarbons, ether, alcohols play narcotic activity which is directly proportional to the partition coefficient of each individual substances. तो thermodynamic activity में हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी ड्रग होती है, ये ड्रग जैसे कि आपके पास मैंने क्या कहा कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ड्रग्स की, उसके ऊपर उनकी जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये डिपेंड करता है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसी बात पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया कि जैसे आपके पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन टाइप के जो भी सब्सटेंसेज होते हैं ये सब नार्कोटिक एक्टिविटी रखते हैं, और ये नार्कोटिक एक्टिविटी रखते हैं। साथ में इनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जो कि पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, इनके इस पार्टीशन कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनके
जो मोड ऑफ एक्शन होता है, फिर एबिलिटी ऑफ एक्शन होता है, वो डिपेंड करता है पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है मेयर ओवरटर्न एंड मेयर होमी थ्योरी। ये थ्योरी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डीपली आपके सिलेबस का ये पार्ट भी नहीं है। ये भी थ्योरी नहीं करनी है आपको। अब बात करते हैं वंडरवाल कॉन्स्टेंट्स के बारे में। वंडरवाल कांस्टेंट आपको पता है, वंडरवाल इक्वेशन होती है ये, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, T क्या होता है, टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट होता है, A भी हम यहाँ पर वंडरवाल कांस्टेंट लेकर चलते हैं। A रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस को और B रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। अब जो ड्रग है, ड्रग के केस में इस वंडरवाल इक्वेशन का क्या रोल है ये देखने वाले हैं हम यहाँ पर। देखिए, जो आपके नारकोटिक एजेंट्स होते हैं, नारकोटिक एजेंट क्या होते हैं ये मैं आपको सेकेंड यूनिट जो थी ड्रग वाली उसमें समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पर बार बार इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। सो द नारकोटिक एजेंट्स दैट इज द एक्टिविटी enhanced proportionately with the increased volume and size of the molecule। अब इसने ये कहा कि जो ये नारकोटिक एजेंट होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ये इंक्रीज होती हैं। अब वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब बी इंक्रीज होना, और बी इंक्रीज होना मीन्स एक वंडरवाल कांस्टेंट का इंक्रीज होना। इसी वजह से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वंडरवाल इक्वेशन को। कट ऑफ पॉइंट भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप इसको भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टेरिक फैक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेरिक फैक्टर। अब देखिए, जो आपकी ड्रग है, ड्रग मैं बता चुकी हूँ कि ड्रग अपना एक्ट कैसे करती है कि आपने कोई भी ड्रग ली, वो ड्रग एक पर्टिकुलर साइट होगी, उस साइट पर जाकर के अक्यूमुलेट होती है। अगर वो रिसेप्टर कैपेबल है कि उस ड्रग को अपने साथ बाइंड अप करवा ले तो आपकी जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो कर लेगी। लेकिन अगर ये रिसेप्टर कैपेबल नहीं है इसको लेने के लिए, या फिर कोई एगोनिस्ट आ गया जो इसकी जगह पे अपना अटैक दिखा दे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो ड्रग होती है उसकी जो एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो स्टेरिक फैक्टर ये बताएगा कि जो आपकी ड्रग है इसका साइज और रिसेप्टर का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ड्रग में अगर बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप है तो वो भी रिएक्शन को क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है। सो द बल्की सब्स्टिट्यूएंट more or less sever a sealed that eventually hinders the possible and feasible interaction taking place between a drug and a receptor। तो मैंने क्या बताया आपको, जो एक्सप्लेन किया था बिल्कुल सेम इस बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके ड्रग में बल्की सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, वो बल्की सब्स्टिट्यूएंट क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे जो कि रिसेप्टर की साइड के ऊपर ड्रग को एक्युमुलेट नहीं होने देंगे, ड्रग को इंटरेक्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लेने हैं जो कि आपकी ड्रग की एक्शन को रिटार्ड करते हैं। तो इसमें हम 3 डिफरेंट स्टेरिक फैक्टर्स को पढ़ते हैं। इसमें आता है टेफ्ट स्टेरिक फैक्टर, मोलर रिफ्रैक्टिविटी एंड वर्लूप स्टेरिक पैरामीटर। जो टेफ्ट इक्वेशन थी जो हमने अपने एमएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म में, बिल्कुल सेम वही वाला स्टेरिक फैक्टर है ये टेफ्ट स्टेरिक फैक्टर। और ये डिपेंड करता है 3 कांस्टेंट के ऊपर, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, सेकंड होता है रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सो फर्स्ट वन इज हैमेट सब्स्टिट्यूएंट and it is represented by sigma. So it is a measure of either electron withdrawing or electron donating capability of a substituent। हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट क्या करेगा, ये बताएगा कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है जो कि ड्रग के ऊपर लगा हुआ है वो उसका नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, और ये जो हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है ये एक्चुअली इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मेजरमेंट ऑफ dissociation of a series of benzoic acid substituted derivatives in pure benzoic acid itself। तो जो आपका प्योर बेंजोइक एसिड था इसका डिसोसिएशन करते जाएंगे और इसका डिसोसिएशन से हम इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट को। तो देखिए ये हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फाइंड आउट किया बेंजोइक एसिड का।
As soon as a substance, a substituent is strategically positioned on the aromatic ring, the equilibrium gets imbalanced. जब हमारे पास केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड था, बेंजोइक एसिड था आपके पास, तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक जो इक्विलिब्रियम होगी उसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच कर दिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, तो वो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, कितना डिस्टर्ब करेगा, किस हिसाब से डिस्टर्ब करेगा कि इक्विलिब्रियम को राइट में शिफ्ट करेगा या लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, उसके बेस पे हम अपने ग्रुप्स का नेचर बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ओके, तो दो टाइप के ग्रुप होंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको एग्जांपल पता है, नाइट्रो होता है, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एस्टर, अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, और आपके इस टाइप से ये कंपाउंड होते हैं। एल्डिहाइडिक हो गया, कीटोन हो गया, थायो सल्फर वाले कंपाउंड आ जाएंगे। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, अगर ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैच हैं, क्या है, रिंग के ऊपर अटैच हैं, तो ये जो ग्रुप हैं जितने भी, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो ये क्या करेंगे, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ध्यान से देखिएगा इसको, जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, इस कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अगर ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपकी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी टुवर्ड्स राइट। अगर आपकी इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू आई थी, के की जो वैल्यू आई थी, वो क्या हो जाएगी, लार्ज। इसके अपोजिट अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया है, जो कि एग्जांपल आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हेलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट इनका एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाते हैं। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे, जिससे इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट होगी, और लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो जो आपकी kx की वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, स्मॉल। तो सिंपल सी बात है, हमने ये कहा कि अगर आपके पास दो टाइप के ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो इक्विलिब्रियम आपकी शिफ्ट होगी टुवर्ड्स राइट। देखो राइट वाली एरो बड़ी है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाया है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी लेफ्ट में। और आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन। यहाँ पर आर आपका फिनाइल वाला है। अब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन कार्बोक्सिलेट आयन की होगी, जितनी ज्यादा रिएक्शन राइट डायरेक्शन में होगी, उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, कार्बोक्सिलेट की, उतनी ही हाई वैल्यू किसकी होगी, KH की। तो ये यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ, देख लेना आप इसको। फिर आपका हैमिट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू जो सिग्मा होता है, ये लोग होता है KX अपॉन KH का, और आल्सो आप इसको क्या बोल सकते हो, लोग ऑफ KX माइनस लोग ऑफ KH। पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको बार बार इसको एक ही बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना इसके। सेकेंड पॉइंट आता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस क्या होता है ये आपको पता है। अब बात ये आती है कि रेजोनेंस क्या करेगा। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आपको पता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये जैसे बेंजीन है, इसके ऊपर NH2 ग्रुप आपने लगा दिया, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख दोगे। फिर आप फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दोगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो आपको लिखनी आती है। तो जब आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे दोनों की, तो आप क्या देखोगे कि जो आपकी एनिलीन और जो आपका फिनोल मॉलिक्यूल है, इन दोनों के अंदर जो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया है। क्या आया है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच करोगे, तो इसकी वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब इसके लिए सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आपको यहाँ पर कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगाने होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते हो क्या होता है कि कार्बन चेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो
अवे फ्रॉम द चेन हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो टुवर्ड्स द चेन हो जाएगा। जैसे आप एक क्लोरोइथिन का एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जो इस चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम फील्ड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। फील्ड इफेक्ट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि क्लोरीन जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उस वाली कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, ना कि दूर वाली से, इसलिए इसको फील्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। मोलर रिफ्रेक्टिविटी भी आप इससे बता सकते हो। मोलर रिफ्रेक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास ये वाला, जिसमें से आपका जो MW है ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट, डी हो जाएगा आपकी डेंसिटी, एन होगा नंबर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, डी डेंसिटी होगा, और MR आपका क्या हो जाएगा, मोलर रिफ्रैक्शन, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, कोरिलेशन फैक्टर। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट आता है वर्लूप स्टेरिक पैरामीटर, नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी हैमिट इक्वेशन क्या थी, टेफ्ट इक्वेशन क्या थी, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट करता है, स्टेरिक इफेक्ट का क्या रोल होता है, ये सब आपको कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ओके देन।